नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। योग और जीवन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। योग और जीवन के आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं उन यौगिक क्रियाओं के बारे में, उन योगासनों के बारे में जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। और इस सब को बताने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं योग गुरु भूपेंद्र देव जी, जो कि केंद्रीय विद्यालय जितोग में योग प्रशिक्षक भी हैं। इससे पूर्व ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में योग प्रशिक्षक की क्लासेस भी लेते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस में भी एज ए योग गुरु ने काम किया है और आयुर्वेद विभाग में भी काम किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि योग की वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके लिए किस तरह के हमारे कपड़े होने चाहिए, क्या ये खुले में हो सकता है या घर में हो सकता है, और कब कब करनी चाहिए, कितने समय के लिए करने चाहिए। तो भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भुजंगासन के लिए दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रखेंगे। सांस भरते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे और ऊपर खुले आसमान की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। फाइनल स्थिति में ब्रीदिंग नॉर्मल होगी। इस स्थिति में स्थिर होने का प्रयास कीजिएगा। ये जो भुजंगासन है, भुजंगासन बैक के लिए सबसे अच्छा है। बैक से रिलेटेड जिन लोगों को दिक्कत रहती है, इसका अभ्यास कीजिए। थायराइड वाले अभ्यास करें। पेट के फैट के लिए सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स और हार्ट के लिए अभी मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको कि हाल ही अभी कुछ ही समय गुजरा जब ये कोरोना काल था। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई हमारे शरीर का अंग हुआ है तो हमारे लंग्स हुए थे। भुजंगासन धीरे से वापस आएंगे। सांस छोड़ते हुए आराम से वापस आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों टांगों को नीचे से बेंड कर दीजिए। घुटनों से बेंड करें। दोनों हाथों से अपने पैर के पंजों को पकड़ेंगे। सांस भरते हुए अपनी अपर लोअर बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि शुरू में जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हम इस लेवल पे अपने आप को नहीं ले जा सकते, किसी भी स्थिति में नहीं ले जा सकते। नॉर्मल जितना हम कर सकते हैं उतना करने का प्रयास, एक्स्ट्रा प्रयास भी नहीं करेंगे। जितना आराम से कर सकते हैं उतना अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। इसमें बस एक चीज का ध्यान देना है कि हमारी ये जो थाई है, थाई नीचे से ऊपर उठनी चाहिए, तो ये लाभकारी है। थाई ऊपर उठना जरूरी है। धनुरासन धीरे से वापिस आ जाएंगे। ये हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत एडवांस स्थिति वाले भी लेवल वाले अभ्यास भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको अभ्यास करते हुए बहुत समय हो गया है। लेकिन अगर आज से हम भी ये अपने मन में ठान ले कि हमें योगाभ्यास शुरू करना है तो ये निश्चित मैं कहता हूं कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आप इस तरह का शरीर पाने में सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद अगला अभ्यास हमारा रहेगा नौकासन। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला दीजिए। पुनः सांस भरते हुए अपनी अपर लोअर बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। नौकासन, नौ का मतलब होता है नाव। इसमें जो हमारे शरीर की स्थिति है एक नाव की तरह हो जाती है। जितनी देर आप लोग यहाँ पर रोक सकते हैं, अपने आप को रोकने का प्रयास करेंगे, फिर खुद स्वयं अपनी क्षमता के हिसाब से धीरे से वापस आ जाएंगे। नौकासन हमारे पेट के लिए, हमारी पीठ के लिए, फैट के लिए हो गया। सर्वाइकल हमारा इसमें आ रहा है। लंग्स और हार्ट वाला पोर्शन हमारा इसमें आ रहा है। शोल्डर इसमें आ रहे हैं, हमारे फिंगर्स आ रहे हैं इसमें। तो ये जितने कर भी हमारे अंग है शरीर के, इन सारे अंगों को लाभकारी अभ्यास है ये नौकासन। धीरे से सभी वापस आ जाएंगे। विश्राम करेंगे। सांस भरेंगे आराम पूर्वक, सांस छोड़ देंगे विश्राम की स्थिति में। पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ दीजिएगा। इसके बाद सभी वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रखेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में सभी आ जाइएगा। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिस आसन को इकलौता एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के पश्चात कर सकते हैं। और ये आसन सर्वोपरि सबसे ज़्यादा लाभकारी हमारे डाइजेशन के लिए है। इसलिए जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के पश्चात जो है 10 से 15 मिनट वज्रासन में जरूर बैठे। इंपॉर्टेंट अभ्यास है ये हम अपनी दिनचर्या का अंग बना दीजिएगा। इससे वज्रासन की स्थिति में पीठ सीधी रहेगी। आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करें। बस अपनी सांसों को अपने ध्यान में लाने का प्रयास करें। सांसों पे ही अपने ध्यान को केंद्रित करें।
इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन, सभी घुटनों के बल आ जाएंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे पैर के पंजों के ऊपर ले जाएंगे और शरीर के मध्यम भाग को बाहर की तरफ स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। गर्दन को ढीली छोड़ दीजिएगा। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन सबसे ज्यादा लाभकारी है जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, जिनको कब्ज की दिक्कत रहती है। कब्ज की प्रॉब्लम के लिए लाभकारी अभ्यास है। बैक को फ्लेक्सिबल बनाता है। इससे पहले हमने एक बार जिक्र किया था शाइटिका नर्व्स की। तो शाइटिका की जिनको दिक्कत रहती है, यहाँ से प्रॉब्लम जाती है, एक नर्व्स यहाँ से जाती है तो लोगों को यहाँ से दर्द होता है, तो पाँव के साथ में जाकर के नीचे जाती है वो, तो एक चुभने जैसी दर्द जो है जाती है। तो शाइटिका की प्रॉब्लम के लिए लाभकारी अभ्यास है। लंग्स के लिए तो है ही है, लंग्स की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। सर्वाइकल की जिन लोगों को दिक्कत होती है, लाभकारी अभ्यास है। लीवर के लिए लाभकारी है। डायबिटीज जिनको रहती है, डायबिटीज के लिए लाभकारी अभ्यास है। और उसके साथ साथ थायराइड की प्रॉब्लम के लिए भी लाभकारी है। तो इस तरह से अनेकों तरह से ये जो है ये अभ्यास हम जब एक अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें अनंत तरह के लाभ हैं, अनंत तरह के लाभों से हमें लाभान्वित करता है। अनंत तरह के लाभ आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों से, और हमारे दर्शकों को बता दूं कि इस समय आप देख रहे हैं योग और जीवन, हमारा आज का ये कार्यक्रम योग और जीवन। आपने देखा कि ये दो शब्द कितने इंपॉर्टेंट है, योग और जीवन। और आज तो वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर आज योग किया जा रहा है। भूपेंद्र जी, आप बहुत अच्छी जो क्रियाएं हैं, जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हैं, उनके बारे में डूज एंड डोंट्स आप हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे हैं जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, हर एक दर्शक ये जानना चाहेगा कि योग जो करना चाहता है, क्या उसे किसी प्रशिक्षक के अंडर ही करना चाहिए, या केवल मात्र टीवी पर देखकर, या फिर किसी ने कह दिया कि इस तरह से आप वज्रासन में बैठ जाइए, क्या मुद्रा होनी चाहिए, इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा सर। योग अभ्यास जब भी हम करें तो किसी योग इंस्ट्रक्टर, योग प्रशिक्षक के अंडर ही करें। कारण ये है कि योग अभ्यास अगर हमने हल्का जैसा भी गलत कर दिया तो उसके परिणाम जो सामने आएंगे नकारात्मक आएंगे। तो स्टार्टिंग में जब भी हम योग अभ्यास सीखें तो किसी योग्य योग प्रशिक्षक से ही सीखें। अगर हमें समय काफ़ी हो गया है सीखते सीखते, मान करके चलो कि हमने 1 साल किसी प्रशिक्षक के अंडर जो है योगाभ्यास सीखा, तो उसके बाद हम स्वयं भी इसका अभ्यास आगे कर सकते हैं। मैं आपसे आसान भाषा में ये पूछता हूँ कि मान लीजिए मुझे आज से योग शुरू करना है जी। मेरे पास कोई गुरु भी नहीं है, ना मुझे पता है कि कौन योग मुझे सिखा सकता है, मुझे करा सकता है जी। मैंने अपना टीवी ऑन किया, टीवी पे कुछ एक क्रियाएं चल रही हैं, योग के बारे में बताया जा रहा है, क्या उसे देखकर एक आम जो दर्शक है वहां से वो योग शुरू कर सकता है? नहीं, इस तरह की गलती ना करें। इसलिए ना करें क्योंकि जब हम टीवी के माध्यम से देखते हैं या किसी अन्य मल्टीमीडिया के माध्यम से इस चीज़ को देखते हैं तो उसमें हर तरह से क्लियर नहीं किया होगा कि मान करके चलो कि हम उष्ट्रासन करवा रहे हैं तो उसकी किस तरह से विधि अगर उसमें बताई है कि किसको नहीं करना है, किसको करना है, किस तरह से करना है, हर चीज़ वहाँ पे क्लियर नहीं होगी क्योंकि वो तो एक शिविर के हिसाब से चल रहा होगा। लेकिन कई बार हमने देखा है कि बहुत छोटी छोटी जो यौगिक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो अनुलोम विलोम है, चाहे वो प्राणायाम है, चाहे वो कोई वज्रासन है, ये छोटी छोटी क्रियाएं तो आदमी कर सकता है। हाँ, जैसे नाड़ी शोधन जो अभ्यास है वो हम कर सकते हैं, और जो वज्रासन वाली स्थिति है ये भी कर सकते हैं, नॉर्मल वाले। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि बहुत लोगों को पता है कि ये शीतकारी प्राणायाम है, ये शीतली प्राणायाम है, इसको ऐसे किया जाता है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये किसको नहीं करना चाहिए। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि मान लो कि किसी का ब्लड प्रेशर लो चल रहा है, उसने टीवी देख करके किया कि उसको शीतकारी प्राणायाम करना है, तो उसने शीतकारी प्राणायाम कर दिया। जब शीतकारी प्राणायाम कर दिया, शीतकारी प्राणायाम लो ब्लड प्रेशर में नहीं करना है। हो सकता है कि टीवी में जब हम देख रहे हैं तो उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं की हो उस दौरान कि जब ब्लड प्रेशर लो हो तब इस अभ्यास को नहीं करना। भूपेंद्र जी, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि किसी योग प्रशिक्षक के अंडर ही हमें योग जो है वो शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन कुछ एक जो आसान क्रियाएं हैं, कुछ एक जो एक्सरसाइज है, चाहे वो सुबह उठकर जॉगिंग करने की रहती है, चाहे वो अनुलोम विलोम करने की रहती है, वो चाहे प्राणायाम करने की रहती है, चाहे वो स्ट्रेचिंग की रहती है, ये सब तो कर सकता है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है
कि ऐसे अभ्यास हम कर सकते हैं जिसके कोई नुकसान नहीं है। योग और एक्सरसाइज के बीच में अंतर है। स्वाभाविक है जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने सोच लिया कि ये एक्सरसाइज हो रही है, वो योग नहीं है। योग और एक्सरसाइज में बहुत अंतर है। वो क्या अंतर है, हमारे आज के जो योग गुरु है आपसे साझा कर रहे हैं। जी जरूर। योगाभ्यास और एक्सरसाइजेज, देखिए दोनों में अंतर क्या है। हम जब एक्सरसाइजेज करते हैं तो उसके साथ हमारा ब्रीदिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। हम कर रहे हैं, सांस आ रही है, जा रही है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है हमारा। लेकिन जब हम योगाभ्यास कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली एक सांसों की गति के साथ, सांसों की क्रियाओं के साथ उसका अभ्यास किया जाता है। सांस भरते हुए, छोड़ते हुए कैसे जाना है, कैसे आना है, कैसे सांसों की स्थिति रहेगी, तो सांसों का उसमें सबसे बड़ा लेन देन रहता है। इस कारण एक्सरसाइज अलग होती है और योगाभ्यास अलग होता है। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आ जाएंगे, पेट के बल, खड़े होकर के और लेट करके, इस तरह से आसन करने के पश्चात जो अगला पड़ाव रहता है, वो अगला पड़ाव हमारा रहता है प्राणायाम का। प्राणायाम के लिए पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद होगी। सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले नाड़ी शोधन इंपॉर्टेंट है। नाड़ी शोधन के लिए अपने दाहिने हाथ को प्राणायाम की स्थिति में लाते हैं और अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरिएगा, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें, राइट नोस्ट्रल से सांस छोड़ दीजिए। राइट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ दीजिएगा। इस तरह से एक नोस्ट्रल से सांस भरते हैं, दूसरे से छोड़ देते हैं, जिससे छोड़ी पुनः उसी से भरते हैं और दूसरे से छोड़ देते हैं। बारंबार इस क्रिया को इसी तरह से दोहराते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन का मतलब है नाड़ी की शुद्धि करता है। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं। ये हमारे ग्रंथ इस चीज की पुष्टि करते हैं। उन 72,000 नस नाड़ियों की शुद्धि करता है नाड़ी शोधन। इसके साथ साथ हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने का कार्य भी नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। वापिस आ जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक अभ्यास है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे ब्रेन के लिए सर्वोपरि है, ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा है। बच्चों में तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट बताए गए हैं, विशेषतौर पर वो बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर जो दूसरी दुनिया में मगन रहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम उनके लिए सर्वोपरि है, बहुत लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम बहुत तरह से किया जाता है। हम यहाँ पे सिंपल तरीके से करेंगे कि सिंपल तरीके से, आसान तरीके से बच्चे इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस भरें और गुंजन करते हुए सांस बाहर छोड़ें। आप देखिएगा कि ये जो आवाज आ रही है, ये जो गुंजन आ रहा है, इसमें कितनी मिठास है, कितनी मीठा। ये जो भ्रामरी प्राणायाम जब हम करते हैं तो ब्रेन वाले पार्ट में हमारी वाइब्रेशन होती है, गले में वाइब्रेशन होती है, हमारे हृदय में वाइब्रेशन होती है। तो ये जो वाइब्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उतना ज़्यादा हमारे शरीर के ये अंग सक्रिय होंगे। तंत्रिका तंत्र के लिए लाभकारी है। स्ट्रेस आज के समय में बहुत बड़ी एक दिक्कत सामने आ गई है, तो स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। कंटिन्यू करते रहिएगा, गहरी लंबी सांस भरें और गुंजन करते रहें। निरंतर करें, आप लोग निरंतर करें। गहरी लंबी सांस भरें और शुरू करें। पुनः एक बार गहरी लंबी सांस भरें। ओके, चलते चलते हम इसका दूसरा स्टेप भी आपको बता देते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होगा, अपने दोनों हाथों से दोनों हाथों को अपनी दोनों आंखों के ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथों से अपनी दोनों आंखें बंद होगी और अंगूठों से दोनों कान हमारे बंद होंगे। फिर सांस भरेंगे और गुंजन करते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे। शुरू करें। इससे ये होगा कि हमारे जब हमने अपने कान बंद कर दिए, कान बंद करने से ये होगा कि बाहर की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। हमारे शरीर के अंदर जो स्वतः चलने वाली ध्वनि है, केवल हम उसको सुन पाने में समर्थ होंगे। और इसी कारण जो है ये भ्रामरी प्राणायाम हमारे मन के लिए सर्वोपरि है, हमारे तनाव से हमें जो है मुक्ति देता है। विश्राम कीजिए, सभी वापिस आ जाएंगे ध्यान की स्थिति में। और लास्ट पड़ाव है योगाभ्यास का, वो होता है ध्यान। ध्यान के लिए हमारी पीठ गर्दन सीधी होनी चाहिए और आंखें बंद होनी चाहिए। ध्यान के लिए मैं बता दूं कि ध्यान के कुछ स्टेप्स जो जानने बहुत ज़रूरी है, वो एक तो पीठ गर्दन सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए और शरीर, मन और सांसों पे हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा पूरा का पूरा ध्यान
हमारी सांसों पर रहना चाहिए। बस इतना ऐसा कर दीजिएगा और उसके बाद पूरा ध्यान अपना सांसों की गति पर रख दीजिएगा जब तक हम ध्यान कर रहे हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे। सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब इसके बाद हम एक ऐसे पहलू पर आ रहे हैं, योग के एक ऐसे अभ्यास क्रिया की तरफ आ रहे हैं। अगर मान करके चलो कि आप प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, आप योग अभ्यास नहीं कर पा रहे, कुछ आसन नहीं कर पा रहे, एक ऐसी विधा योग की, उसको करने से अगर हम केवल उसी को करें, उसको करने से हमने संपूर्ण योग कर दिया। हमारे जीवन, मान करके चलो कि सुबह अगर हमें नहीं मिल रहा, 20 मिनट का समय नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे आसन नहीं कर पा रहे, तो केवल और केवल एक ऐसी विधा जोड़ी है योग में, उसका अभ्यास करने से, केवल उसका अभ्यास करने से हम अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। वो है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप हैं। तो 12 स्टेप का एक निरंतर इसका अभ्यास करना होता है और किस किस तरह से करते हैं उसके स्टेप्स हम बताते हैं अभी। पहले स्टेप में दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएंगे। यहां पर सांसों की गति सामान्य रहेगी। उसके बाद सांस भरते हुए दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाएंगे। सांस भरते हुए सामान्यतः जितना यहां पर कर सकते हैं उतना करेंगे। और फिर थर्ड में सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने पैर के पंजों के पास ले आएं। 5 पे अपने राइट नोस्ट्रल को पीछे ले, राइट लेग को पीछे ले जाएंगे। 5 माउंटेन पोज। इसके बाद आगे वाली टांग को पीछे वाली टांग के साथ मिला दीजिए। 6 पहले दोनों घुटनों को नीचे लगा दीजिए, फिर दोनों हाथों के बीच में अपनी छाती को ले आएं। 7 भुजंगासन की स्थिति। 8 माउंटेन पोज, पर्वत आसन। 9 अश्व संचालन, राइट लेग आगे जाएगी। 10 पादहस्त आसन। 11 अर्धचंद्राकार आसन। 12 नमस्कार स्थिति। जब हम योगाभ्यास करते हैं, योगाभ्यास में रत हो जाते हैं, धीरे 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 हम योग की एडवांस स्थिति की तरफ अपने आप को ले चलते हैं। और वो जो एडवांस स्थिति है, एडवांस में कैसे कैसे कितना एडवांस हो सकता है, हमारे 2 बच्चे हैं, ये आपको जो है प्रस्तुत करके बताएंगे कि एडवांस स्थितियां कहाँ कहाँ किस तरह से हो सकती है। ये जितने कर भी एडवांस पोस्चर बच्चे कर रहे हैं, इसको स्वयं करने का प्रयास ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है झटके के साथ इसका अभ्यास करते हैं, झटके के साथ इसका अभ्यास नहीं कर, मतलब एडवांस वाले आपको खुद नहीं करने हैं, किसी योग्य योग प्रशिक्षक के अंडर ही एडवांस स्थितियों को सीखेंगे, अन्यथा शरीर को नुकसान कर सकता है। ये एडवांस का मतलब ये है कि शरीर एक रबड़ की तरह बना देना, जहां दिल चाहे उस तरफ शरीर को मोड़ देना। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा शरीर रबड़ हो गया, तो शरीर रबड़ होने के पश्चात हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, इतना लचीला हो गया, इतना लचीला हो गया कि हम जिस तरह से चाहें, जैसे चाहें इसको घुमा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो 2 बच्चे हैं, किस तरह से एडवांस, यानी कि जो योग की नेक्स्ट स्थिति होती है, इस तरह से वो कर रहे हैं। आप देखिए कितना लचीला ये शरीर है, कितना लचीला इन बच्चों का शरीर है। वाकई इसके लिए तो गुरुजी आपको बधाई के पात्र हैं, बच्चे को आपने इस स्थिति में पहुंचा दिया है। इसके क्या फायदे हैं? अब जब व्यक्ति योग के इस स्थिति में पहुंचेगा, तो उस स्थिति में एक चीज तो नोट कर दीजिए कि हमारा जीवन निरोग हो गया है जी, रोग से मुक्त हो गया। यहाँ पर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जिसे पूर्ण स्वास्थ्य कहा जाता है, ये उस स्थिति के बच्चे हैं। यहाँ पर रोग नहीं हो सकता है, यहाँ पे विकार नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं इस समय अपनी स्क्रीन पर कि ये जो बच्चा है किस तरह से अपने शरीर को एक इलास्टिक की तरह थोड़ मरोड़ रहा है। लेकिन ये यौगिक क्रिया है, ये कोई जिम्नास्टिक नहीं है, ये यौगिक क्रिया है। ये आपको समय के साथ अभ्यास इसके लिए आपको करना पड़ता है, तब कहीं आप इस स्थिति में पहुंचते हैं।
बहुत ही मुश्किल आसन इस समय आप देख सकते हैं। बच्चे ने अपने दोनों पांव अपने सर पर रख दिए हैं और टांगे बिल्कुल ऊपर आ चुकी हैं। गुरुजी एक तरह से मुझे लग रहा है जैसे मुर्गा नहीं होता जैसे उस तरह की मुझे वो लग रहा है। वाह क्या बात है जी। देखिए आप बैलेंस देखिए, बैलेंस, और बैलेंस कब बनता है? जब हमारे शरीर और मन का आपस में संबंध होता है। ये बच्चे, इन्होंने अपने शरीर और मन को आपस में पूरी तरह से जोड़ करके रखा है, तभी हम बैलेंस की स्थिति में अपने आप को ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं बैलेंस की स्थिति। वाह क्या बात है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। इस बच्चे को तो मैं प्रणाम करना चाहता हूं। हमारे दर्शक इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल इसने अपने आप को घुमा दिया है, बिल्कुल अपने आप को पूरे शरीर को घुमा दिया है और कहीं भी इसके चेहरे पर थकान या कोई शिकन नहीं है। आपको ये अपने घर पर स्वयं नहीं करना है, आपको किसी गुरु की देखरेख में ही गुरुजी ये करने पड़ेंगे। बच्चे ने अपने दोनों पांव अपने सर पर रख दिए हैं। ये एडवांस स्थिति, और किस तरह से बच्चा लेफ्ट एंड राइट में अपने आप को घुमा रहा है, देख रहा है, और बहुत ही सुंदर पोस्चर इसने बना रखा है। बहुत ही सुंदर पोस्चर गुरुजी है। जी जी, ये सारे के सारे संतुलन वाले आसन हैं जो शरीर को संतुलित कर देते हैं। अब देखिए, दो हाथों पे अपने पूरे शरीर को बच्चा ले रहा है और टांगे बिल्कुल सीधी कर रहा है। अपने ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ संतुलन वाली स्थिति है, और जब बैलेंस होगा तभी ये शरीर की स्थिति तक हम पहुंच पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये एडवांस जो यौगिक क्रियाएं हैं हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि किस तरह से आप यदि योग करते हैं, मात्र एक दिन के लिए नहीं, इसके लिए आपको लगातार योग करते रहना है। और इस बच्चे का तो कहना ही क्या, आप बिल्कुल भी अपने आप इसको अपने घर पर ट्राई भी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका शरीर का कोई ना कोई अंग या कोई हड्डी तोड़ बोड़ हो सकती है, टूट फूट सकती है। और अपने माँ बाप की देखरेख में रह के ये करें, किसी योग प्रशिक्षक की नजर में ही रह के करें गुरुजी। जी जी, ये बारंबार कह रहा हूं दर्शकों गणों से कि अपने बच्चे को अगर आप लोगों ने ट्रेन करना है, योग में प्रशिक्षित करना है, कभी भी खुद की तरफ से करने का प्रयास ना करें, क्योंकि एक छोटी जैसी गलती बच्चे को अपंग तक बना सकती है। इसके लिए योग्य योग इंस्ट्रक्टर की ही आवश्यकता होगी। ये अपने ध्यान में इस बात को जरूर डाल दीजिए। ये देखिए कि हमारी दर्शक इस समय जो देख रहे हैं, कितनी आसानी से इन्होंने एक लोटे में पानी लिया हुआ है और इस पानी को अपने ये दाहिने नाक में डाल के बाएं नाक से निकाल जी जी जी, इस पानी को निकाल रहे हैं। जी, ये जो जल नीति है, जल नीति मेनली उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनका नाक नोस्ट्रल बंद रहता है और जो मुंह से सांस लेते हैं, उन लोगों के लिए लाभकारी है। इसके साथ साथ बहुत लोगों की हड्डी बढ़ जाती है नाक की, तो जल नीति उसके लिए लाभकारी है। ब्रेन के लिए, स्ट्रेस के लिए लाभकारी अभ्यास है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। बच्चों को तो मैं ये कहता हूं कि बच्चों को तो करवाओ जल नीति का अभ्यास। लेकिन ये कितने अभ्यास के बाद इस स्थिति में पहुंचेंगे कि हम एक नाक से पानी निकालें और दूसरी नाक से निकालते हैं? कितने दिनों के अभ्यास के बाद हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे? अगर योग्य योग इंस्ट्रक्टर है तो मेरी समझ से मेरा कहना ये होगा कि मेरे पास अगर आएंगे तो 15 से 20 मिनट में मैं इस चीज़ को प्रशिक्षित कर जाऊंगा सामने, और इसी तरह से जो है हो जाएगा जिस तरह से सामने देख पा रहे हैं। और ये जो जल नीति है हमारे ENT प्रॉब्लम के लिए, आंख कान और नाक के लिए बहुत लाभकारी है। और रिसर्च ने ये भी पाया है कि आंख जिनकी कमज़ोर होती है, जिनको चश्मा लगा होता है, उनका चश्मे भी छूटे हैं जल नीति के अभ्यास से। इतने लाभकारी बताया जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं योग और जीवन, योग जीवन से जुड़ा हुआ है ये, और मानवता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग एडवांस योग कर रहे हैं, एडवांस स्थिति में वो लोग पहुंच चुके हैं। ये तब हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम ये सब क्रियाएं आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी, लेकिन ये सब अभ्यास से ही संभव हो पाता है। बिल्कुल अभ्यास से है। अभ्यास और योग्य प्रशिक्षक, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जल नीति के बाद अब बात करते हैं सूत्र नीति की। ये कौन सी नीति है, ये कौन सा योग है, ये कौन सा अभ्यास है, इसके बारे में तो भूपेंद्र जी हमें अच्छी तरह से बताएंगे, क्योंकि इनके हाथ में कुछ रबड़ जैसी कोई चीज़ है, इसे शायद ये रबड़ नीति कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा हमें दर्शकों को बताएं जी। जी जरूर। ये जो है इसे कहते हैं सूत्र। ये एक धागा है। इस धागे को हम क्या करते हैं, इस धागे को एक नोस्ट्रल से अंदर डालते हैं और मुंह से इस धागे को बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ही दूसरा हमारे पास होता है एक रबड़।
इसके कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले सूत्र नीति डायरेक्ट ना करें, सबसे पहले रबड़ से इसका प्रयास करें। जब हमारी नासिका छिद्र खुल जाते हैं उसके बाद इसका अभ्यास करें। ये सूत्र नीति है। आइए देखते हैं इसका अभ्यास कैसे किया जाएगा। ऐसा सूत्र है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, आगे से थोड़ा सा इसको इस तरह से मोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और किसी एक नासिका में इसको डाल देंगे ऐसे, और फिर धीरे धीरे हमारे दर्शक इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सूत्र नीति है, ये जो रबड़ नीति है, ये की जा रही है। इस समय दर्शक अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से भूपेंद्र जी ने, जो कि हमारे योग प्रशिक्षक हैं, आज योग गुरु हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, किस तरह से इन्होंने एक नाक से निकालकर मुंह से ये जो सूत्र नीति है इसे करके दिखा रहे हैं। और देखिए इन्होंने नाक से डालकर मुंह से बाहर से निकाल लिया है। योग गुरु भूपेंद्र देव जी ने अब अपने वस्त्र त्यागे नहीं है, उतारे हैं, ये दिखाने के लिए कि अब वो अगली कौन सी क्रिया करेंगे। जी, कुछ बहुत विशेष क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं में दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा उड़ियान बंद और एक है हमारा नौली क्रिया। इनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि ये बड़ी क्रियाएं हैं योग की। तो इनको एक बार दिखा करके मैं बताना चाहूंगा दर्शक। जी बताइए। दर्शक देख सकते हैं कि योग गुरु भूपेंद्र देव जी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के बाद एक लंबी गहरी सांस इन्होंने अपने अंदर भरी है, कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप इनके पेट पर ध्यान से देखिए, पेट को। ये सब क्रिया करने के लिए आपको विशेष अभ्यास हर रोज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये बहुत, अरे जिस तरह से चक्की चलती है, जिस तरह से चक्की चलती है, चक्की घूमती है, गुरुजी ने उस तरह से, भूपेंद्र देव जी ने उस तरह से अपने पेट को इस तरह से ये इन्होंने घुमा दिया है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। यदि आप भी नित्य नियम से हर रोज योग करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो आप भी इस स्थिति में अपने पेट को जरूर घुमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपका इस तरह से शरीर तैयार होगा, नहीं तो आपका पेट कहीं होगा, पेट पर चर्बी चढ़ी होगी, या फिर आपके पूरे शरीर पर कहीं ना कहीं अतिरिक्त मांस बढ़ जाता है। तो भूपेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी ये जो क्रिया है हमारे दर्शकों को बताई है। इसका थोड़ा सा हमें ये भी बता दीजिए, इसके लाभ क्या हैं। जी, ये नौली क्रिया और जो उड़ियान बंद है विशेष तौर पर हमारे पेट के लिए है। हमारे पेट के जितने करीबी अंग प्रत्यंग है उनकी मालिश करता है, और पेट की मालिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और तो पेट की मालिश के लिए है, इसलिए हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा है अगर हमारी अग्नि ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है। तो उस अग्नि को ठीक करने के लिए सर्वोपरि है ये विद्या, और इसको बड़ा नाम दिया गया, बड़ी विद्या के नाम से कहा गया है योग में से। जी, तो अब इसी नोट पर भूपेंद्र देव जी, अब हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। आज आपने बहुत ही शिद्दत से इस योग दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे दर्शकों से बहुत अच्छी चीज़ें आपने साझा की है, बहुत अच्छी क्रियाएं साझा की है, और बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को आज आपने हर एक वो यौगिक क्रिया करके बताई है जो कि हमारी आम जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा आज का योग और जीवन ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।